आज का जो हमारा टॉपिक्स है, आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। बायोलॉजी के साथ दूसरी साइंस का क्या रिलेशनशिप होता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स या फिर कहें प्रॉब्लम सॉल्विंग बायोलॉजिकल मेथड्स। ये आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने स्टडी करना है। तो पहले आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, मतलब ताल्लुकात बायोलॉजी के दूसरे साइंसेस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस के बारे में। हमारे पास साइंस की बहुत सारी वैरायटी हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। रिलेशनशिप में हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। जब बायोलॉजी का रिलेशनशिप इन साइंसेस के साथ देखेंगे तो उनको हम बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, मतलब इंटरलिंक होता है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है। बायो जो है, जब ये कुछ साइंसेस हैं जो आपके सामने इस डायग्राम में आपको नजर आ रही हैं, जो कि 5 हैं। बायो जो है जब फिजिक्स के साथ रिलेट करती है तो उसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। इसी तरह जब बायो केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सेम लाइक दैट, जब हम बायो मैथ के साथ रिलेट करती है उसको कहते हैं बायोमेट्री। देन जब ज्योग्राफी बायो के साथ रिलेट करती है उसको कहते हैं बायोज्योग्राफी। एंड लास्ट जो है इकोनॉमिक्स, जब बायो के साथ रिलेट करती है उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ हमारे पास आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके सेंटर में लिखा हुआ है बायोलॉजी। ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में कुछ ब्रांचेस के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इस ब्रांचेस को देखते हैं। अगर हम बायोलॉजी की केमिस्ट्री के साथ रिगार्डिंग देखें तो हम उसे कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह बायोलॉजी के रिलेट अगर हम देखें फिजिक्स को तो उसको कहते हैं बायोफिजिक्स। और इसी तरह जब हम लोग मैथमेटिक्स को बायो के साथ देखें तो उसको कहेंगे बायोमेट्री। और इसी तरह अगर हम ज्योग्राफी को बायो के साथ रिलेट देखें तो उसको हम कहेंगे बायोज्योग्राफी। और लास्ट वन जो थी इसके अंदर आपको नजर आ रही होगी इकोनॉमिक्स। अगर हम रिलेशन देखें, रिलेट करें इकोनॉमिक्स को बायो के साथ, उसको कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली है वो है बायोफिजिक्स। इसमें हमने क्या देखना है, बायो किस तरह से फिजिक्स के साथ रिलेट करती है। बायो मीन्स होता है लाइफ, फिजिक्स मीन्स होता है फ्यूजिस या फिर नेचुरल थिंग। फिजिक्स जो है दैट इज अ ग्रीक वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच मीन्स फ्यूजिस। फिजिक्स का मतलब है फ्यूजिस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और फ्यूजिस बोलते हैं नेचुरल थिंग्स को। हम लोगों ने इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से जो हमारी लाइफ है वो रिलेट करती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ, मतलब फिजिक्स के जो उसूल होते हैं उनके साथ। तो फिजिक्स में हम मोस्टली स्टडी करते हैं मशीन्स की। तो हमारी लाइफ के साथ क्या ताल्लुक होता है मशीन के यूज का। मशीन के साथ साथ हम प्रिंसिपल्स भी देखते हैं, मशीन कैसे वर्कआउट करती है, मशीन कैसे काम करती है। तो बायोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से फिजिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना पे, यानी कि हमारी लाइफ के ऊपर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि बहुत ही मोस्ट कॉम्पल, बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है।
Similarly, between working principles of liver in physics and limbs in animals. यहाँ जो लीवर है ये एक सिंपल मशीन है जिसे हम लीवर बोलते हैं, और लिम्ब जो है यहाँ पर उससे मुराद है, उसका मतलब है आर्म्स एंड लेग्स। तो लेग्स और आर्म जो है उनकी जो मूवमेंट है दैट इज अ सिमिलर टू द लीवर, यानी कि वो सिमिलर होती है लीवर के साथ, लीवर जैसी ही होती है। ये लीवर जो मशीन है इस डायग्राम में, ठीक है, आपके साथ में एक डायग्राम शेयर करती हूँ, आप लोग इसमें देखिएगा। यहाँ पे दो डायग्राम दी गई है, एक है लीवर की और दूसरी है हमारी आर्म है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनको कंपेयर करके कि कैसे जो फिजिक्स के हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर है, जो मशीन है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। आप इसके नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे तो वहां एक फुलक्रम है, नीचे एक ब्लैक का बॉक्स बना हुआ है, ब्लैक सा, उसको कहते हैं फुलक्रम। और उसके एक एंड के ऊपर एक ये पूरा लकड़ी का पूरा एक स्टैंड बना हुआ है, उसके एक एंड पे लोड पड़ा हुआ है, मतलब वजन पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ से हम लोग उस पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम देखते हैं हमारे फोर लिम्स की है। इसके साथ में ही एक डायग्राम जो है वो हमारी फोर लिम्स की है, और उसके साथ वाली जो भी मैंने आपको बताई वो किसकी है, लीवर मशीन की है। हमने ये चेक करना है इस आर्म का इस डायग्राम के साथ क्या रिलेशन है। इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो हमारा ये लिम्ब है, मतलब जो हमारे आर्म्स हैं, इससे हम आसानी से लोड को एक बैलेंस वे से किसी भी डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस डायग्राम से अगर कंपेयर किया जाए, जो हमारा ज्वाइंट है जो आपको नजर आ रहा होगा, जिसको हम कॉनी कहते हैं, और ये हमारा हैंड है, मतलब रेस्ट, जो हमारा हैंड है उसका जो ज्वाइंट है वो एक्ट करता है फुलक्यूरम की तरह, ठीक है। और ये वाला जो एंड है, जिस तरह इस साइड पर जो लोड है, ऐसे ही हमारे हाथ के अंदर भी लोड रखा हुआ है। उसको उठाकर जो कि हमारा जो हैंड होता है वो अपने मसल्स के थ्रू एफर्ट लगाता है, जो कि इस लीवर के अंदर फुलक्रम एफर्ट लगा रहा था। यहाँ पे कौन एफर्ट लगाएगा हमारे आर्म्स में, हमारे जो मसल्स हैं वो एफर्ट लगाते हैं, मसल्स के थ्रू एफर्ट लगती है, उसको आसानी से मूव करा सकते हैं जो कि हमने लोड उठाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह बहुत आसानी से यह बात क्लियर हो जाती है जिस तरह से जो हमारी लाइफ है वो रिलेट करती है फिजिक्स के साथ। अगर कॉमन हम देखा जाए, जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो भी लाइक मशीन है, वो भी मशीन की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। बायोफिजिक्स समझ में आ गया, मींस बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी को कहते हैं बायोफिजिक्स। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट चले। यस टीचर। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? आप ये देखते हैं कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। बायो मीन्स है लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर भी हर वक्त बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन जो हैं सिर्फ एनिमल या प्लांट में नहीं होते या ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, ये प्लांट और स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन सब में ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जो भी अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की और उनके प्रोसेसेस की लिविंग थिंग्स के अंदर। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक है फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उन सबको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, जैसा कि प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट की सन लेते हैं, रोशनी लेते हैं और वाटर लेते हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा होता है तो वहां पर एक केमिकल होता है हमारे स्टमक के अंदर जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एज एक केमिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है।
वो भी क्या है, केमिकल्स रिएक्शन है, और वो किस में हो रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडी में हो रहे हैं, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जो रेस्पिरेशन है जैसे कि गैसेस का एक्सचेंज होना, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एज लाइक प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, केमिकल्स प्रोसेस हो रहे होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, उसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। मतलब एक लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल्स रिएक्शंस का होना, उसकी साइंस को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? यस टीचर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बायोमेट्री। ठीक है, अब देखते हैं मैथ जो है इसका क्या रिलेशन है हमारी बॉडी के साथ। ठीक है, यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है डेटा एनालिसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। लाइफ में, मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए सम टाइम हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो नोट करने के बाद रेशियोज निकालने के लिए ये मैथ के बहुत सारे फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि हमारे पास हमारा रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट हो सके। ठीक है, अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जब हम अपने ब्लड का टेस्ट करवाते हैं या फिर कोई भी टेस्ट करवा लें, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, अगर वो करवा लें, तो जब भी हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो टेबुलर फॉर्म में आती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर कुछ नंबरिंग होती है और यूनिट्स होते हैं। तो हम इससे एनालाइज करना आसान हो जाता है कि किस क्वांटिटी या क्वालिटी की हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड है, या फिर जो भी हम लोग करवाते हैं, जैसे कि डायबिटीज की करवाते हैं, किसी भी चीज की हम लोग चेक करवाएं, अपने व्हाइट ब्लड सेल्स की करवाते हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाती है कि इतने नंबर्स में और इतने यूनिट्स में है। इसको कहा जाता है बायोमेट्री। मतलब बायो मीन्स लाइफ होता है, मेट्री मीन्स मैथमेटिक्स या फिर मैथ। उस ब्रांच को कहा जाता है, उस साइंस को कहा जाता है बायोमेट्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? हमारे पास आ जाती है जो नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। ये भी बायो की ही एक साइंस है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। मतलब स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। आप इस वर्ड, ये छोटा सा मैप के आपके साथ मैंने डायग्राम शेयर की है, अब इस वर्ड के मैप के ऊपर नोट करते हुए हमें पता है हमारे अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट है या ज्योग्राफिया है वो सिमिलर नहीं है, हर रीजन में डिफरेंट ज्योग्राफिया होता है। अच्छा, ज्योग्राफिया का मतलब होता है जो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स रीजन। ठीक है, अब आप इस मैप में देखें, ऊपर नोट करते हुए हमें पता है हमारे अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट है ये ज्योग्राफिया है, वो सिमिलर नहीं है, हर रीजन में डिफरेंट होता है। हम सब जानते हैं अर्थ 7 कॉन्टिनेंट पर कंसिस्ट होता है, मतलब 7 कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल होता है। हर कॉन्टिनेंट पर हमें डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं, प्लांट की, एनिमल्स की और लिविंग बींग्स की। तो हर कॉन्टिनेंट के ऊपर डिफरेंट ज्योग्राफिया है, और इस ज्योग्राफिया के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जो अर्थ के पोल हैं उनके एनवायरनमेंट बहुत कूल है, वहां का टेम्परेचर डाउन होता है, आइस जमी हुई होती है, मतलब बर्फ जमी हुई होती है वहां पर। जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं वहां जो पोलर बियर है वो हमें नजर नहीं आता, तो हमें प्लांट्स में जहां स्नोफॉल नहीं होती वहां पोलर बियर नजर नहीं आता, और इन एरियाज में पाया जाता है जहां बर्फबारी होती है। मतलब एनिमल प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिकॉर्डिंग ज्योग्राफिया, उसको हम कहते हैं बायोज्योग्राफी। ये एक सिंपल सी एक साइंस है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्पीशीज के बारे में अपने वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है बायो इकोनॉमिक्स।
ये एक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी की जाती है ऑर्गेनिजम्स की उसके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ इट। जैसे कि फार्मर जो होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो अपनी जो जमीनें होती हैं उसके अंदर बीड़ लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाते हैं। तो फिर उसमें वो कैसे स्टडी करते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या है और उनको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। उन सब की जो स्टडी कर रहे होते हैं ना लिविंग बींग्स, उसको कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स। जो उन दोनों का लिविंग थिंग्स और इकोनॉमिक्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है उसको डिफाइन करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी, मतलब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है। साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचुरल थिंग्स को। क्या करते हैं हम? साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचुरल थिंग्स को। जब भी कभी साइंस को लेकर हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है, देन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक खास किस्म का मेथड को, देन उससे कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन निकलता है। अगर वो साइंटिफिक प्रॉब्लम लिविंग थिंग्स को लेकर हो तो उसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। नाउ उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। अब देखना है कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है बायोलॉजिकल मेथड्स जो कि यूज होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। एक है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, चौथा है डिडक्शन, पांचवा है एक्सपेरिमेंटेशन, 6 है रिजल्ट और 7 है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास 7 बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिससे हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबको। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है जिससे यूज प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है जिससे यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज करना है, उसे पहचानना है। इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ फर्स्ट स्टेप, इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय बायोलॉजिस्ट बाय हिमसेल्फ अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग थिंग्स को लेकर किसी भी कॉमन मैन या बायोलॉजिस्ट के माइंड में सवाल आता है तो उसकी रिकॉग्निशन का वो क्वेश्चन किस प्रॉब्लम को लेकर है उसे कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी भी लिविंग थिंग्स को लेकर किसी भी कॉमन मैन, मतलब जो हमारे जैसे आम इंसान होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनके माइंड में सवाल आता है तो उसकी रिकॉग्निशन का वो क्वेश्चन हर किस प्रॉब्लम को लेकर है उसे कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जब कोई आम इंसान होता है उसके माइंड में या बायोलॉजिस्ट के माइंड में क्वेश्चन उठे ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुई है, क्या वजह है, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन।
ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बोलते हैं अपनी 5 सेंसेस को यूज करके किसी भी चीज को सर्च करना या उसका मुशाहिदा करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं अपनी 5 सेंसेस को यूज करके, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, उसको यूज करके किसी भी चीज को सर्च करना या उसका मुशाहिदा करना, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें, ऑब्जर्वेशन आर मेड विथ 5 सेंसेस। एग्जाम्पल है विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, विजन मीन किसी भी चीज को हमने ऑब्जर्व करना है देखकर, उसको कहते हैं विजन। देन हियरिंग, उसकी आवाज सुनकर किसी भी चीज को सर्च करना हो। देन स्मेल, उसे सुनकर हमने सर्च करना हो। टेस्ट मतलब चख कर करना हो। टच, उसे छू कर करना हो, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। या जो ऑब्जर्वेशन है इसके हैं 2 टाइप्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटी, ठीक है, इसके 2 टाइप्स हैं, एक है क्वांटिटी और दूसरा है क्वालिटेटिव। 2 टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, क्वांटिटेटिव इज ड्राइव फ्रॉम क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव ड्राइव किया गया है क्वांटिटी से, मतलब मिकदार से। क्वालिटी मीन्स दीज आर द मेजरेबल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? हम इसको, ये मेजरेबल है, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव जो टाइप है ऑब्जर्वेशन की, वो मेजरेबल होती है। मेजरेबल मीन्स उसको नापा जा सकता है, उसे मेजर किया जा सकता है। मतलब जो क्वांटिटेटिव है वो एक मेजरेबल है, मतलब हम उसको नाप सकते हैं और उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा कंपैरिजन आप लोग देखें, वो क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो है इज ड्राइव फ्रॉम क्वालिटी। ये किससे निकला हुआ है? क्वालिटी से। क्वालिटी कहते हैं उसकी खसूसियात को, उसकी खासियत को। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है उसे मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है उसको हम मेजर नहीं किया जा सकता। आपको पता है, हम क्वांटिटी को, उसकी खासियत को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी मिकदार को मेजर कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्वांटिटी और इसको कहते हैं क्वालिटी। जो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, दीज आर रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ नंबर एंड इन वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है नंबर से, और वो नंबर जो होते हैं इन वेरिएबल होते हैं, मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। इन वेरिएबल कहते हैं जो कांस्टेंट रहे, और वेरिएबल कहते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव है उसके जो नंबर्स हैं वो इन वेरिएबल है, वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट ही रहते हैं। हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को नंबर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारे पास लिक्विड या सॉलिड है, उसे हम नंबर में मेंशन कर सकते हैं, लाइक 1 लीटर, 2 लीटर, 1 kg, 2 kg, और या नंबर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नंबर फिक्स्ड होते हैं। ये कोई स्केल नहीं होता कि हम इसको चेंज कर सकें, ये नंबर इसके इन वेरिएबल्स होते हैं। अब लाइक हम क्वालिटेटिव की बात करें, जो कि दूसरा हम कह रहे थे इसका टाइप है। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन को देखें तो ये दीज आर वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। ये वेरिएबल है, लेस एक्यूरेट है, इसके अंदर इतनी एक्यूरेंसी भी नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव होती है उसकी एक्यूरेंसी ज्यादा होती है। These represent the quality। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये क्या है? ये इसकी क्वालिटी है, मतलब उसकी खासियत है। ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव वाइज देखा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 सेंटीग्रेड। अगर हम क्वांटिटी में देखें तो क्या है? जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। मतलब ये क्या है? ये उसकी मिकदार है, ये उसकी नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट है, मतलब इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं होते हैं। ऐसे ही हम उसका कंपैरिजन करें क्वालिटेटिव के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर शो नहीं हो रहे होंगे। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कोल्डर और बॉइलिंग।
मतलब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो पानी है वो कोल्डर है, जो फ्रीजिंग है वो कोल्डर है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका क्या है, पानी गर्म हो गया है। अगर हम क्वांटिटी में बात करे थे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 था और बॉइलिंग पॉइंट था 100 था। ठीक है, तो ये क्या था, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन नोट दैट, यहां पर देखें तो ये हमने एक खास नंबर दिया है। हमने क्वालिटी को यहाँ एक खास नंबर दिया है, लाइक 0 and 100 is the number, this is fixed। क्या था यहाँ पे, मैंने अभी आप लोगों के साथ बार बार एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है उसको हम नंबर देते हैं जो कि 0 है और 100 है, बल्कि जो क्वालिटेटिव है इसके अंदर हम लोग नंबर वगैरह शो नहीं करते हैं। उसके अंदर हम उसकी, जैसे कि कोल्डर, बॉइलिंग, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ क्वालिटेटिव में शो किया जाता है। ये थे टाइप ऑब्जर्वेशन के। टाइप पे चलते हैं जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्या होती है, आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट होते हैं उसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। हाइपोथेसिस को हम डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट दैट मे बी द आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ये इसकी डेफिनेशन है। हम ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक जर्नल सी स्टेटमेंट बनाते हैं, और दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट बट दैट मे बी अ ट्रू। ये जो हम ऑब्जर्वेशन के बाद स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या पता वो सही भी हो सकती है, क्या पता वो रॉन्ग भी हो सकती है, हमें पता नहीं होता कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम सारी ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट की फॉर्म लिख लेते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। हम अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला है जर्नल स्टेटमेंट। सिंपल सा हाइपोथेसिस, हम जब भी किसी ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको अपने पास राइट कर लेते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। और उसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सबसे पहला है उसको कहते हैं जर्नल स्टेटमेंट। मतलब हम इसको एक जर्नल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है जर्नल स्टेटमेंट का, हम इसको जर्नली लिख सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉस्किटो जो है वो कॉज करता है मलेरिया को। मतलब जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं, जैसा कि हमें मलेरिया हो जाता है। इट कैन बी हाइपोथेसिस। हम इसको जर्नल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, सिंपल है, इट मस्ट बी सिंपल। ये क्या है, एक सिंपल हाइपोथेसिस थी। उसके बाद इसका थर्ड स्टेप है जिसको कहते हैं टेंटेटिव आइडिया। इट मस्ट बी टेंटेटिव आइडिया। अ टेंटेटिव मीन्स विच हैव टू बी कंफर्म एंड बी नॉट कंफर्म। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, इस पे हमें फर्दर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना है। मतलब हम जो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं वो लाजमी बात नहीं होती कि वो करेक्ट होती है, समटाइम वो करेक्ट भी होती है, उसको कहते हैं टेंटेटिव आइडिया। उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है उसको कहते हैं टेस्टिएबल एंड फ्लेसिबल। ठीक है, इट मस्ट बी टेस्टिएबल एंड फ्लेसिबल, यानी हमारी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकें। मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस हम लोग करते हैं वो ऐसी हो जिसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकें। टेस्टिएबल मीन जिसको टेस्ट किया जाए, एंड feasible means wrong as well, यानी जरूरी नहीं जो भी हाइपोथेसिस हमने आफ्टर ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी हमने हाइपोथेसिस की है, फाइंड आउट की है, वो 100% करेक्ट हो। क्या पता वो रॉन्ग भी हो सकती है, लाजमी बात नहीं है कि वो करेक्ट ही होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 5 करेक्टर है एग्री विथ अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। यानी जो हाइपोथेसिस हमने ड्राइव की है वो जितनी भी हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी उससे रिलेट करती है, उसे कहते हैं एग्री विथ अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। यानी जो हाइपोथेसिस हमने ड्राइव की है वो जितनी भी हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है, मतलब हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन ले ली है उसको राइट कर लिया, उसकी जो रिलेट उसको हम क्या कहते हैं एग्री विथ अवेलेबल ऑब्जर्वेशन।
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डिडक्शन। हमने ऑब्जर्वेशन के बाद एक जनरल स्टेटमेंट ड्राइव की, दैट इज हाइपोथेसिस। मतलब हमने जब ऑब्जर्वेशन कर लिया था फर्स्ट स्टेप, उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट बनाई जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं डिडक्शन। मतलब जो थर्ड स्टेप है उसको कहा जाता है डिडक्शन। दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये क्या है? एक लॉजिकल कंक्लूजन है। लॉजिकल कंक्लूजन मींस रीजनिंग। ये क्या है? एक रीजनिंग होती है। मतलब ये कैसे हुआ? हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया, उसका हाइपोथेसिस लिया, फिर हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, फिर उसको कैसे टेस्ट करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट के साथ, उसको कहते हैं डिडक्शन। If a hypothesis is taken true, it is used to drawn result from it. क्या ये hypothesis true है? फिर हम इसको यूज कर सकते हैं रिजल्ट के अंदर या नहीं। ये क्या होती है? एक डिडक्शन है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, हम मलेरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। जो मलेरिया है वो कॉज होता है मॉस्किटो से। मॉस्किटो स्प्रेड करता है मलेरिया को, यानी कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से हमें मलेरिया कॉज हो जाता है। ठीक है, हमें अगर हमारी बॉडी के अंदर जब मलेरिया होता है तो जो मॉस्किटो है इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। जब हमें इंजेक्ट होता है, मतलब जो जब हमारी बॉडी को थोड़ा सा इंजेक्ट करता है तो हमारे अंदर उनका जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। तो उसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है? एज अ डिडक्शन। डिडक्शन के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड इफ एंड देन हम यहाँ यूज करते हैं अपने रीजनिंग को बताने के लिए। जो यहाँ पे यूज इफ एंड देन, ये क्या एक लॉजिक है जो हम अपने रीजन को बताने के लिए यूज करते हैं। इसको कहते हैं डिडक्शन। पहला स्टेप था हमारे पास ऑब्जर्वेशन, दूसरा था हाइपोथेसिस, तीसरा था डिडक्शन। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो कि हमारा चौथा स्टेप था, एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टेप है। यूज टू चेक इफ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। ये यूज किया जाता है अगर जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो करेक्ट है या फिर ट्रू है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस लिए यूज किया जाता है? हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, यूज टू चेक विच हाइपोथेसिस करेक्ट। मतलब ये यूज होती है एक्सपेरिमेंट कि हाइपोथेसिस सही है या फिर रॉन्ग है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड करेक्ट इज एक्सेप्टेड। जो हाइपोथेसिस होती है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो इनकरेक्ट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, और जो करेक्ट होती है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब जो गलत होगी हाइपोथेसिस वो खत्म, इनकरेक्ट जो होगी गलत होगी वो खत्म कर दी जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, और जो सही होगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ वेट टेस्ट इज वैलिडिटी। मतलब जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद, हाँ कि ये हाइपोथेसिस सही है, तो उसको एक टेस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। ग्रुप ऑफ इफेक्टेड पीपल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जो कि इफेक्टेड होते हैं पीपल, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इनको है या नहीं है, जैसे उनका टेस्ट वगैरह किया जाता है। कि हम लोग लेबोरेटरीज में जाते हैं, जब हमें फीवर वगैरह हो जाते हैं तो हम चेक करवाते हैं कि हमें मलेरिया है, टाइफाइड है या कुछ है। तो क्या है? ग्रुप ऑफ मलेरिया पेशेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये उनको किया जाता है कि जो कि मलेरियल पेशेंट होते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप है वो अनअफेक्टेड पीपल के लिए होता है, जो कि हेल्दी पीपल्स होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं होती, वो बिल्कुल सेहतयाब होते हैं, उनको कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद तो हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब हमने पूरा जितना भी ऑब्जर्वेशन ले लिया, अपनी हाइपोथेसिस ले ली, डिडक्शन ले लिया, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद हमने सबको समराइज करके इकट्ठा करके एक रिजल्ट बनाना है। ठीक है, उसको कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर गैदरिंग डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन इट इज एन एनालाइज स्टेटिस्टिकली टू ड्रा कंक्लूजन। मतलब जब हमने सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गए, फिर हमने एनालाइज कर लिया उन सब चीजों को और उसको एक किस